15 अगस्त 1971 की रात लगभग 1 बजे का समय था। स्थान था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यह जगह थी चटगांव का बड़ा समुद्री बंदरगाह। उस समय पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। पाकिस्तानी सेना, जिसने उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा रखा था, जश्न की तैयारियों में लगी हुई थी। दरअसल 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसके अगले दिन बंदरगाह के आसपास एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। चटगांव बंदरगाह पर उस समय कई विशाल मालवाहक जहाज खड़े हुए थे। इनमें से कुछ जहाज अमेरिका और चीन से आए थे, जो पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और जरूरी राशन लेकर पहुंचे थे। पूरे बंदरगाह की सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ तेज सर्च लाइट्स समुद्र के पानी को चीरती हुई घूम रही थीं। रडार लगातार निगरानी कर रहे थे और हर जगह हथियारों से लैस पहरेदार मशीन गनों के साथ तैनात थे। तभी अचानक एक के बाद एक लगातार जोरदार धमाके होने लगे। समुद्र का पानी जैसे उबलने लगा और उसकी सतह ऊपर की ओर उठने लगी। लोहे से बने हुए भारी भरकम जहाज, जिन्हें कभी डुबो पाना नामुमकिन समझा जाता था, पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। एमवी अल अब्बास जैसा विशाल मालवाहक जहाज, जिसमें हजारों टन विस्फोटक लदा हुआ था, जोरदार धमाके के साथ बीच से फट गया। इस अचानक हुए हमले से पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ हड़कंप मच गया और बंदरगाह पर सायरन बजने लगे। सैनिक घबराकर चिल्लाने लगे, हवाई हमला, हवाई हमला। एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने तुरंत आसमान की ओर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमला कर दिया है। लेकिन जब उन्होंने आसमान की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। न कोई फाइटर जेट दिखाई दे रहा था और न ही कोई बॉम्बर प्लेन। इसके बाद शक हुआ कि शायद भारतीय पनडुब्बियों ने पानी के नीचे से टॉर्पीडो दागे होंगे। तुरंत सोनार सिस्टम से जांच की गई, लेकिन समुद्र के नीचे भी कोई पनडुब्बी मौजूद नहीं थी। ना आसमान में कोई दुश्मन नजर आ रहा था और ना ही समुद्र के नीचे कोई मशीन। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये जहाज डूब कैसे रहे थे? आखिर वह कौन था जिसने पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर इतनी बड़ी तबाही मचा दी और बिना एक भी गोली चलाए गायब हो गया? यह किसी भूत या रहस्यमयी ताकत की कहानी नहीं है। यह कहानी है उन कुछ बहादुर युवाओं की, जिन्होंने अपनी सांसों को थामकर और मौत को सामने देखकर दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक साइलेंट वॉर यानी खामोश युद्ध को अंजाम दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पानी की गहराइयों में छिपे उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा साहसिक मिशन था जिसने 1971 के युद्ध की दिशा ही बदल कर रख दी। लेकिन इस घटना की शुरुआत उस रात से कई महीने पहले मार्च 1971 में हो चुकी थी। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। सत्ता और नियंत्रण पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था, जबकि संसाधनों और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में था। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की, तो उन्हें दबाने के लिए एक क्रूर अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। यह दरअसल एक भीषण नरसंहार था। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर जगह हिंसा और तबाही का मंजर था और लाशों के ढेर लगने लगे। अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोग सीमा पार कर भारत की ओर भागने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मैनेक्शॉ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। भारत सीधे युद्ध शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव था। लेकिन दूसरी तरफ चुपचाप बैठे रहना भी संभव नहीं था। शरणार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल रही थी। ऐसे में भारत को कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे दुश्मन को सीधे नहीं बल्कि अंदर से कमजोर किया जा सके। योजना यह थी कि पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को तोड़ दिया जाए, क्योंकि कोई भी सेना बिना भोजन, ईंधन और गोला बारूद के ज्यादा समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकती। उस समय पाकिस्तानी सेना के लिए तेल, हथियार, राशन और बाकी जरूरी सामान ज्यादातर समुद्र के रास्ते बड़े जहाजों के जरिए पहुंचाया जाता था। अगर इन जहाजों की सप्लाई रोक दी जाए तो पाकिस्तानी सेना खुद ब खुद कमजोर पड़ सकती थी और अंत में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर यह खतरनाक मिशन अंजाम देगा कौन? भारतीय नौसेना उस समय खुलकर युद्ध में उतरने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे माहौल में एक ऐसा विचार सामने आया जो पहली नजर में लगभग पागलपन जैसा लगता था। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के बंद कमरों में एक बेहद गुप्त बैठक चल रही थी। वहां नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और नेवल चीफ एडमिरल एसएम नंदा मौजूद थे। उन्होंने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इस मिशन के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों को सीधे नहीं भेजा जाएगा। इसकी बजाय उन युवाओं की मदद ली जाएगी जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे और मुक्ति वाहिनी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या सामने थी। ये युवक प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे।
इनमें से कई छात्र थे, कुछ किसान थे और कुछ साधारण मछुआरे। उन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई थी और ना ही सैन्य अनुशासन का अनुभव किया था। ऐसे लोगों को क्या दुनिया के सबसे खतरनाक नौसैनिक मिशन के लिए तैयार किया जा सकता था? जब यह सवाल उठा तो कैप्टन मिहिर रॉय का जवाब साफ था, हाँ, क्योंकि उनके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी भी सैन्य प्रशिक्षण से ज्यादा ताकतवर होता है, बदले की आग। उन्होंने अपने परिवार और अपनों को मरते देखा था और यही दर्द उन्हें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार कर चुका था। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई एक बेहद कड़े अनुशासन वाले और अनुभवी अधिकारी को, कमांडर M.A. सामंत को। उन्हें इस गुप्त अभियान का प्रमुख बनाया गया। आदेश साफ था, इन युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वे पानी के भीतर भी मिशन को अंजाम दे सकें और दुश्मन के जहाजों को बिना किसी आहट के तबाह कर सकें। दोस्तों, किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रशिक्षित लोग होते हैं। मुक्ति वाहिनी के युवाओं में हिम्मत और जोश तो था, लेकिन अनुभव की कमी थी। उन्हें सही दिशा देने और नेतृत्व करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत थी। दिलचस्प बात यह है कि ये विशेषज्ञ एक बेहद नाटकीय और रोमांचक तरीके से सामने आए। मार्च 1971 में फ्रांस के टूलोन शहर में पाकिस्तान की एक पनडुब्बी PNS मैंग्रो खड़ी हुई थी। उस पनडुब्बी के दल में कुछ बंगाली अधिकारी भी शामिल थे। जब उन्होंने रेडियो के जरिए यह खबर सुनी कि पूर्वी पाकिस्तान में उनके लोगों, खासकर उनकी मां बहनों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो उनका खून खौल उठा। इन्हीं अधिकारियों में एक नाम था अब्दुल वाहिद चौधरी का। चौधरी और उनके 7 साथियों ने उसी समय एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ विद्रोह करेंगे और अब उसके लिए काम नहीं करेंगे। जरा सोचिए, विदेशी जमीन पर जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजर लगातार उन पर बनी हुई थी, वहां से भाग निकलना किसी मौत के मुंह से बचकर निकलने से कम नहीं था। लेकिन इन 8 बहादुर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना यह जोखिम उठाया। बाद में इतिहास ने इन्हें डेट सबमरीनर्स के नाम से याद किया। ये सभी साहसी अधिकारी किसी तरह वहां से निकलकर पहले स्पेन पहुंचे। इसके बाद भारतीय दूतावास की मदद से वे सुरक्षित भारत आ गए। इन 8 लोगों का भारत पहुंचना ऑपरेशन जैकपॉट के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब भारत के पास ऐसे ट्रेनर थे जो पाकिस्तानी नौसेना की रणनीति और काम करने के तरीके को बहुत करीब से जानते थे। मई 1971 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी के किनारे एक गुप्त ट्रेनिंग कैंप तैयार किया गया। इस कैंप को नाम दिया गया कैंप प्लासी। इतिहास का अजीब संयोग देखिए दोस्तों, साल 1757 में इसी जगह प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को विश्वासघात के जरिए हराया गया था और भारत की आजादी पर गहरा असर पड़ा था। लेकिन लगभग 200 साल बाद उसी स्थान पर एक और आजादी की लड़ाई की तैयारी शुरू हो रही थी। फर्क बस इतना था कि इस बार मकसद किसी को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि एक देश को आजादी दिलाना था। कैंप प्लासी में लगभग 400 से 500 बंगाली युवाओं को चुना गया था। चयन के लिए शर्तें काफी सख्त रखी गई थीं। उम्मीदवारों को तैरना अच्छी तरह आना चाहिए, उनके अंदर जबरदस्त हिम्मत होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, उन्हें वापस न लौट पाने के डर से ऊपर उठना आना चाहिए। कमांडर सामंत और उनकी टीम ने इन युवाओं की कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। यह कोई साधारण सैन्य प्रशिक्षण नहीं था। उन्हें सिखाया गया कि पानी के अंदर लंबे समय तक कैसे टिके रहना है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ एक पतले पाइप की मदद से कैसे तैरते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया गया कि तेज पानी के बहाव, ज्वार भाटा और घुप अंधेरे में दिशा का सही अंदाजा कैसे लगाया जाए। लेकिन इस ट्रेनिंग की सबसे अहम चीज थी उनका खास हथियार, लिम्पिट माइन। लिम्पिट माइन देखने में एक छोटे कछुए या उल्टी खड़ाई जैसी दिखाई देती है। इसके भीतर शक्तिशाली विस्फोटक भरा होता है और इसके निचले हिस्से में बेहद मजबूत चुंबक लगे होते हैं। कमांडो को यह सिखाया गया कि उन्हें तैरते हुए दुश्मन के जहाज के बिल्कुल नीचे तक पहुंचना होगा और पानी के भीतर ही जहाज के पेंदे यानी उसकी लोहे की सतह पर इस माइन को मजबूती से चिपकाना होगा। इस माइन में लगे चुंबक इतने शक्तिशाली होते थे कि एक बार जहाज की लोहे की सतह से चिपक जाने के बाद उन्हें हाथ से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। लेकिन असली खतरा इसमें नहीं था, असली जोखिम इसकी टाइमिंग में छिपा था। माइन लगाने के बाद कमांडो को वहां लगी एक सेफ्टी पिन खींचनी पड़ती थी। जैसे ही पिन निकाली जाती, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता जो डेटोनेटर को सक्रिय कर देता था। लेकिन यह रिएक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता था। यह पानी के तापमान पर निर्भर करता था। कभी यह माइन 30 मिनट के भीतर फट सकती थी तो कभी 2 घंटे बाद। जरा सोचिए उस स्थिति को, आप गहरे पानी में हैं, हाथ में एक बम लिए हुए हैं, उसे दुश्मन के जहाज के नीचे चिपका रहे हैं और आपको पता है कि अगर जरा सी भी गलती हो गई या टाइमर उम्मीद से पहले सक्रिय हो गया तो अगले ही पल आपका शरीर टुकड़ों में बिखर सकता है और समुद्र का पानी खून से लाल हो सकता है। असल में ये किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। धीरे धीरे अगस्त का महीना आ पहुंचा। मानसून अपने पूरे जोर पर था और नदियां तेज बहाव के साथ उफान पर थीं।
ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी थी और असली परीक्षा का समय आ गया था। इन लगभग 400 कमांडोज को छोटे छोटे दलों में बांटा गया और उन्हें सीमा पार करवाकर पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों और ठिकानों पर भेज दिया गया। उनका निशाना 4 बड़े बंदरगाह थे। चटगांव बंदरगाह, जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा मूंगला, चांदपुर और नारायणगंज। ये कमांडो अपने अपने लक्ष्य के पास पहुंचकर गुप्त रूप से छिप गए। उन्होंने स्थानीय मछुआरों का भेष धारण कर लिया था। दिन के समय वे झाड़ियों में, सुनसान जगहों पर या टूटी हुई नावों में छिपे रहते और रात होते ही अपने टारगेट की रेकी करने निकलते। लेकिन उन्हें एक खास सिग्नल का इंतजार था। सवाल यह था कि वह सिग्नल उन्हें मिलेगा कैसे। उस समय मोबाइल फोन जैसी कोई सुविधा नहीं थी और वॉकी डॉकी का इस्तेमाल करने से पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसीलिए भारतीय नौसेना ने संचार का एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया, ऑल इंडिया रेडियो। योजना यह बनाई गई कि आकाशवाणी के कोलकाता स्टेशन से एक खास गाना प्रसारित किया जाएगा। दुनिया के बाकी लोगों के लिए यह गाना सिर्फ मनोरंजन था, लेकिन उन छिपे हुए कमांडोज के लिए यह मिशन शुरू करने का संकेत था। 13 अगस्त 1971 की सुबह रेडियो पर एक गाना बजाया गया। यह मशहूर गायक पंकज मलिक का गाना था। उसके बोल थे, आमार पुतुल आज के प्रथम जाबे शशुरबाड़ी, जिसका मतलब था, मेरी गुड़िया आज पहली बार अपने ससुराल जा रही है। एक आम इंसान के लिए यह सिर्फ एक साधारण और मासूम सा गाना था, लेकिन उन छिपे हुए कमांडोज के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग था। यह सिग्नल था स्टैंड बाय का, यानी अगले 24 घंटों के भीतर हमला करना है, सब तैयार हो जाओ। कमांडोज ने अपनी लिम्पिट माइंस को दोबारा जांचा, अपने फिन्स और चाकू तैयार किए। उन्होंने आखिरी बार अपने साथियों को गले लगाया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मिशन के बाद कौन वापस लौट पाएगा और कौन नहीं। अगले दिन 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। उसी दिन रेडियो पर दूसरा गाना बजा, आमी तोमाए जो तो सुनिए छिल्लेम गान, जिसका अर्थ था, मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए हैं। कमांडोज के लिए यह साफ संकेत था, अटैक, यानी आज रात ही हमला करना है। यह 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात थी। इतिहास का अजीब संयोग देखिए, जिस तारीख को 1947 में भारत आजाद हुआ था, उसी तारीख को 1971 में बांग्लादेश की आजादी की नींव रखी जा रही थी। रात बेहद गहरी थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था, जिससे चांद की रोशनी भी लगभग गायब हो गई थी। चटगांव बंदरगाह का पानी पूरी तरह काला और शांत दिखाई दे रहा था। कमांडो लीडर A.W. चौधरी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात बीत चुकी थी। उन्होंने और उनके साथियों ने अपने शरीर पर तेल और ग्रीस मल लिया। इसका कारण भी खास था, ताकि ठंडे पानी से शरीर को कुछ बचाव मिल सके और अगर दुश्मन उन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो वे आसानी से हाथ से फिसल जाएं। इसके बाद उन्होंने अपने पैरों में रबर के फिन्स पहने। कमर पर एक गमछा बांधा हुआ था, जिसमें एक खंजर और थोड़ा सूखा खाना रखा था, और उनके सीने से बंधी हुई थी वह खतरनाक चीज, लिम्पेट माइन, जो दुश्मन के जहाजों के लिए मौत का पैगाम बनने वाली थी। जैसे ही वे पानी में उतरे, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। इन कमांडोज को सिर्फ 1-2 किलोमीटर नहीं, बल्कि कई जगहों पर लगभग 7 मील तक तैरना था, और वह भी पानी की सतह पर नहीं, बल्कि ठीक उसके नीचे रहकर सिर्फ एक पतली सी नली के सहारे सांस लेते हुए। सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तानी गश्ती नौकाओं का। वे समय समय पर पानी की सतह पर सर्च लाइट डाल रही थीं। जैसे ही रोशनी उनकी तरफ आती, कमांडो तुरंत पानी के अंदर गहराई में चले जाते और सांस रोककर तब तक छिपे रहते जब तक खतरा टल नहीं जाता। अगर पानी की सतह पर एक छोटा सा बुलबुला भी ऊपर आ जाता तो ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो सकती थी। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे खुद उनके कानों में गूंज रही हों। पानी के भीतर उन्हें जहाजों के प्रोपेलर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार वे अपने लक्ष्य के पास पहुंच गए। उनके सामने खड़े थे विशाल जहाज, जो ऊपर से किसी लोहे के पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। कमांडोज ने अपने चाकुओं से जहाज के पेंदे पर जमी काई और गंदगी को पहले साफ किया, ताकि माइन ठीक से चिपक सके। फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और लिम्पेट माइन अपने शक्तिशाली चुंबक की मदद से जहाज की लोहे की सतह से चिपक गई। एक छोटे जहाज के लिए एक माइन काफी हो सकती थी, लेकिन बड़े जहाजों पर 5 से 6 माइन्स तक लगाई गईं। हर माइन का टाइमर लगभग 45 मिनट पर सेट किया गया। अब उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय था, और वापस लौटने का रास्ता भी वही था, उसी ठंडे और खतरनाक पानी को तैरकर पार करना। लगातार तैरने से उनका शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन रुकना मतलब मौत को न्योता देना था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रात के करीब 1:40 बज रहे थे। कमांडो आखिरकार सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर नदी किनारे की घनी झाड़ियों में छिप गए। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, ठंड से शरीर कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखें अब भी बंदरगाह की तरफ टिकी हुई थीं। ठीक रात 1:45 पर पहला जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम!
आवाज इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर तक इमारतों की खिड़कियां तक हिल उठीं। इससे पहले कि पाकिस्तानी संतरी कुछ समझ पाते, दूसरा धमाका हुआ। धड़ाम, फिर तीसरा, चौथा और पांचवां। अगले लगभग 30 मिनट तक चटगांव, मुंगला, चांदपुर और नारायणगंज के बंदरगाह लगातार विस्फोटों की आवाज से गूंजते रहे। जो जहाज कुछ घंटे पहले तक पाकिस्तान की ताकत और गर्व का प्रतीक थे, वही अब आग की लपटों में घिरकर धीरे धीरे पानी में समा रहे थे। एमवी अल अब्बास और एमवी ओरिएंट बार्ज जैसे बड़े जहाज भी इस हमले में बुरी तरह तबाह हो गए। पानी में तेल फैल गया और उसमें आग भड़क उठी। नजारा ऐसा लग रहा था मानो नदी की सतह पर आग ही बह रही हो। इस अचानक हुए हमले से पाकिस्तानी सेना पूरी तरह घबरा गई। सैनिक अंधेरे में इधर उधर गोलियां चलाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हुआ है और दुश्मन आखिर है कहां। कोई पानी की तरफ फायर कर रहा था तो कोई आसमान की तरफ, लेकिन तब तक हमारे कमांडो अपना मिशन पूरा कर चुके थे। धुएं, अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे वहां से चुपचाप निकल चुके थे और दुश्मन के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उस एक ही रात में, सिर्फ कुछ घंटों के अंदर, करीब 45 बड़े और छोटे जहाज या तो पूरी तरह डुबो दिए गए या फिर इतने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए कि उनका इस्तेमाल करना नामुमकिन हो गया। लगभग 1 लाख टन सामान समुद्र के पानी में समा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया के सबसे बड़े और सफल नेवल सेबोटाज ऑपरेशनों में से एक माना गया। सुबह होते होते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बदल चुकी थीं। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और कई अन्य वैश्विक समाचार माध्यमों में यही खबर चल रही थी कि पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाहों पर तबाही मच गई है और बंगाली लड़ाकों ने एक घातक हमला किया है। इस हमले का असर सिर्फ जहाजों के डूबने तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा और दूरगामी था। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन लगभग ठप हो गई। अब वहां तैनात सैनिकों तक राशन, हथियार और जरूरी सामान पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया था। चटगांव बंदरगाह की स्थिति ऐसी हो गई कि वह पूरी तरह जाम हो गया। वहां कोई नया जहाज आसानी से आ ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना, जो खुद को अब तक अजेय समझती थी, अचानक डर और अनिश्चितता में घिर गई। उन्हें हर जगह खतरा नजर आने लगा। उन्हें लगने लगा कि मुक्ति वाहिनी के लड़ाके कहीं भी हो सकते हैं, पानी में, जमीन पर या किसी भी छिपी हुई जगह पर। इस हमले ने उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। धीरे धीरे पूरी दुनिया को यह समझ आने लगा कि यह सिर्फ कुछ बागियों या दंगाइयों की हरकत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित युद्ध का हिस्सा था। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि अगर आम लोग भी दृढ़ निश्चय कर लें तो वे दुनिया की किसी भी ताकतवर सेना को चुनौती दे सकते हैं। दिसंबर 1971 में जब असली युद्ध शुरू हुआ, तब तक पाकिस्तानी सेना पहले ही मानसिक रूप से कमजोर और हताश हो चुकी थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने उनकी ताकत और आत्मविश्वास की रीढ़ पहले ही तोड़ दी थी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को वह दिन आया जब जनरल नियाजी ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उस ऐतिहासिक जीत की बुनियाद उन साहसी गोताखोरों ने बहुत पहले ही रख दी थी, जिन्होंने दुश्मन के बंदरगाहों को पंगु बना दिया था। आज बांग्लादेश की नौसेना की शुरुआत और प्रेरणा भी इन्हीं वीर युवाओं से मानी जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े जनरलों और नेताओं के नाम ही ज्यादा लिखे जाते हैं। उन युवाओं के नाम शायद ही कोई जानता है, जिन्होंने अपने शरीर पर ग्रीस लगाया, जिन्होंने अंधेरी और खतरनाक पानी की गहराइयों में छलांग लगाई और जिनके साहस ने इतिहास की दिशा बदल दी। कैप्टन M.N. सामंत, कैप्टन मिहिर रॉय, वो 8 साहसी बागी सबमरीनर्स और 500 से ज्यादा अज्ञात नायक, यही लोग थे जिन्होंने बिना किसी वर्दी के, बिना किसी मेडल की लालसा के एक पूरे देश का नक्शा बदल दिया। यही है द साइलेंट वॉर, एक ऐसी जंग जहां शोर सिर्फ विस्फोटों का था, लेकिन वीरता खामोश और अदृश्य थी।